हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टर्म फर्स्ट में 2021 टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म फर्स्ट 2021। पहले हम यह जान लें बच्चों कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं। टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं 8 चैप्टर जिनका नाम है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में टर्म फर्स्ट में, जो कि ऑप्शनल होगा। आइए चलते हैं इन चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं या उनके आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को आपको ध्यान में रखना है, टाइम मैनेजमेंट, कि जो आपको टाइम मिले 2 मिनट, 2.25 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी एक क्वेश्चन पर मिले तो उस क्वेश्चन को आपको उतने मिनट में ही करना है। या अगर आप किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो किसी क्वेश्चन पर आपको कम टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आ गया तो आप समझ लीजिए आधी समस्या आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक मॉडल पेपर रखिए अपने पास और बिल्कुल उसको जो है टाइम आप लेकर बैठिए, टाइम घड़ी लेकर बैठिए और बिल्कुल उसको जो है रफ कॉपी पेन लेकर बैठिए और देखिए क्या 90 मिनट में आप वह पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बार बार जब करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। आइए फिलहाल चलते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं जो टर्म फर्स्ट में आ सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहले चैप्टर में बच्चों ये जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट लेसन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड, एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसमें टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ पूछेगा या एचसीएफ दिया रहेगा। मतलब 3 पद होते हैं, पद बराबर लंब, मैंने आपको बताया है पद बराबर लंब। इसमें पहला पद, दूसरा पद, लघुत्तम, महत्तम। तो इसको याद करने का तरीका है, इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखा जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, इसके बाद इंटू सेकेंड टर्म, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऐसे लिखा जाता है, तो उस ढंग से। और इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है टर्मिनेटिंग, तो उसके डिनोमिनेटर को, अगर किसी का डिनोमिनेटर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो क्वेश्चन आएगा लेमा से नहीं आएगा, या लॉगरिथम से। और क्वेश्चन नंबर जो है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1.2 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कौन कौन है, 4 है, 5 है और 6 है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर आपको बिल्कुल फोकस करना है और उसको रीड करके जाना है आपको घर पे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.4, अब आपको देखना है 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बच्चों यह जो है इतने क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पढ़ के जाने हैं। 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के जाने हैं। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैप्टर है
जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ बच्चों। पॉलिनॉमियल में जो पॉलिनॉमियल है, क्वेश्चन नंबर लेसन मैं 2 की बात करने जा रहा हूँ। पॉलिनॉमियल में बच्चों एक पार्ट जो कि हम लेसन 4 में पढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा रिलेटेड, लेकिन इस चैप्टर में भी हमको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन वो क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये सीख लें कि अगर इस प्रकार से ग्राफ दिया है और एक्स एक्सिस पर कर रहा है, कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो आप जितने पॉइंट पर काट रहा है उतने उसके एक्स की वैल्यू होंगे। तो एक्स के कितने मान होंगे इसमें, 1 2 3 मान होंगे। अगर वाई एक्सिस पूछेगा तो जहाँ जितने प्लेस पर वो कट करेगा उतने उसके मान होंगे, ये भी जान लीजिए आप। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं बच्चों कि वो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया है और आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है तो आप लिखेंगे माइनस बी बाई ए, इसी फार्मूले से। इससे कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, इसके बाद ए बी सी का वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है तो आप लिखेंगे सी बाई ए। इतना तो बात हो गया। अगर ये इक्वेशन ऐसा आ गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन आ गया, तब हमसे अगर पूछ लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, मतलब मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, 3 है, तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो उस सोल्यूशन को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मान लिया मैंने, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए होगी, ध्यान रखेंगे आप। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए होगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होगा माइनस डी बाई ए। ये देखिए इस पर आधारित, इस लास्ट वाले फार्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में कई दिए हैं। तो अगर क्यूबिक फार्मूला आ जाएगा, क्यूबिक सूत्र आ जाएगा ये, तो हमको अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पूछेगा तो ये लगाएंगे। सम आप पूछ रहा है ये लगाएंगे। प्रोडक्ट एंड सम ये पूछेगा तो ये लगाएंगे हम। तो इस पर बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है। और बच्चों एक चीज़ और है इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर हमको अल्फ़ा और बीटा दे दिया है, मतलब कि किसी भी इक्वेशन का हमको रूट दे दिया है, जीरोज दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये फार्मूला मैं भूल गया, यही फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तो, या तो कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मैं दे रहा हूँ आपको और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए, इसकी वैल्यू दे दिया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन बच्चों अगर आप एग्जाम में ये फार्मूला भूल गए, आपको नहीं याद है, आपको कह रहा है कौन सही है ऑप्शन, टिक लगाइए आप, तो उसमें क्या करना है आपको, तुरंत आप एक्स में से अल्फ़ा घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, और एक्स माइनस बीटा कर दीजिएगा, इक्वल टू 0 लिखिएगा, और इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई, ये माइनस एक्स दोनों करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर इसका करिए माइनस एक्स अल्फ़ा, इसका माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए साथ में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बीटा पहले था, अल्फ़ा बाद में था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, एक्स को आगे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए यही फार्मूला आपका जो है ये बन गया। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा बीटा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हमको बिल्कुल लर्न करना है अच्छे से। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले और ये तीनों फार्मूले बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म में। चलिए देखते हैं आगे जो है पॉलिनॉमियल में और क्या समस्याएं हैं। बच्चों पॉलिनॉमियल में अगली बात ये है कि कभी कभी ये दे देता है कि इसका एक फैक्टर है, तो आप बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू पूछता है कि इसका एक जीरो, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दे दिया
कोई इक्वेशन दे दिया कि ax स्क्वायर प्लस kx, बी के दे दिया, bx दे दिया प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कहीं k दे दिया, इसमें मान लीजिए कहीं k दे दिया और हमसे कह रहा है कि आप अगर उसका एक जीरो जे है तो k की वैल्यू आप बताइए। तो जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे x बराबर मान लो 5 दिया है, ठीक है, एक वैल्यू दिया है, तो उस वैल्यू को x में पुटअप कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी जो भी उसमें इन्वॉल्व k रहेगा। अब देखिए, अब इसमें 2.2 में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड क्या कहते हैं कि जीरोज, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये रिटर्न का प्रोसेस है, ये तो मैंने समझता हूँ कि मैं ये नहीं आ सकता है। लेकिन ये चीज़ आ सकता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, तो ये पूछ सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा इसमें से। तो आप तुरंत यही फार्मूला लगाएंगे कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो तुरंत आप सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्या है बच्चों, 1/4 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो गया, x प्लस माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 0, 4 को 0 के पास भेज दें तो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना है कि यही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। तो अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा तो हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है इसको लगाकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर टिक लगा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2.3 की बात करते हैं और जानते हैं कि 2.3 में क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। बच्चों 2.3 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही हो सकता है डिवीज़न से रिलेटेड जो फार्मूला है वही हो सकता है कि इसमें आप डिवाइड करिए तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे डिवीज़न तो आप जानते ही हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -3, इसमें हम अगर इसका डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर -2 का, तो अब पूछ लेगा क्वेश्चन क्या आएगा। यहाँ पूछेगा ये नहीं पूछेगा फैक्टर है कि नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा, फैक्टर है या नहीं है तो उसको सोल्यूशन में आ गया, ये डिवाइड करेगा और क्वेश्चंस बताइए आप उसका क्वेश्चंस क्या आएगा, मतलब भागफल क्या आएगा। अब इसमें जो है आइए अब हम चलते हैं लेसन 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस टाइप का हमको इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमको इक्वेशन में दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि इसके कितने हल हैं, यूनिक सोल्यूशन है कि मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, ये हमसे पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि ये दोनों जो लाइन हैं वो पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं कि परपेंडिकुलर क्या कहते हैं पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं कि एक लाइन और है कि क्या कहते हैं उसको कि इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ये पूछ सकता है हमसे। तो बच्चों ये देखिए, ये आपके बुक में यहाँ दिया है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए ये पेज नंबर 46 पर ये दिया है, पूरा डिटेल इसका दिया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये दिया है कि अगर a1/a2 इट डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर b1/b2 के बराबर नहीं हो तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकाल लेंगे, फिर b1/b2 निकाल लेंगे, ऐसे बगल में a1/a2, पहले यही काम करेंगे, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, पहले निकाल लीजिए, इसके बाद पुटअप करके देखिए, यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसका जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि इसके ग्राफ कैसे बन रहे हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा ग्राफिकल,
कि ए इंटरसेक्ट करते हैं। यूनिक सोल्यूशन में एक ही जगह इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पूछ सकता है हमसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन बच्चों ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो आप जान लीजिए कि दोनों लाइन पैरेलल होंगे, कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तीसरी बात बच्चों कि अगर यहाँ पर ये बात है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों मतलब बराबर हैं तीनों की वैल्यू, तो एक लाइन तो है ही, दूसरी लाइन इसी के ऊपर जाएगी, इसी के ऊपर, तो एवरी पॉइंट पर एक कट करेगी। इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब संपाती होगी, एक जैसी होगी, एक ही पथ पर चलने वाली, संपाती, एक ही पथ पर चलने वाली। दोनों बता दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश के दोनों छात्र देख लें इसको। इसके बाद देखिए कि इसके बाद इसके सोल्यूशन कितने होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। क्यों सोल्यूशन मेनी होंगे, क्योंकि मेनी पॉइंट पर एक कट कर रहा है, तो इसलिए मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आपको बिल्कुल तीनों पॉइंट को याद रखना है कि किस पॉइंट पर क्या जो है आंसर आने वाला है। अब चलिए बच्चों आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं, ढेर सारी और बातें करते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में भी कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछता है कि के की वैल्यू आप बताइए, के की वैल्यू के लिए फोकस करता है। तो कई मॉडल पेपर आप लोग लगा रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे। अब जैसे दे दिया कि ax², जैसे मान लीजिए 5x² दे दिया और प्लस 7k दे दिया, 7kx दे दिया और प्लस 9 = 0 दे दिया, और यहाँ पर 10x² दे दिया प्लस 14x दे दिया और -2 दे दिया = 0 दे दिया। अब हमसे कह रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन हो, कुछ भी कर सकता है, यूनिक सोल्यूशन कर सकता है, मेनी सोल्यूशंस कर सकता है, नो सोल्यूशन कर सकता है, तो कह रहा है कि अगर इसका एक यूनिक सोल्यूशन हो तो आप के की वैल्यू बताइए। तो के की वैल्यू की यूनिक सोल्यूशन के लिए पहला पॉइंट क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो इसकी वैल्यू रखिए 5/10। A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 10 है। इस डज नॉट इक्वल टू B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है 7 है और इसकी वैल्यू क्या है 14 है। ठीक है, ये तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ कुछ हम चेंज कर देते हैं, 7x ना करके यहाँ 2x कर देते हैं, यहाँ 2 कर दीजिए। अब देखिए तो के भी है, यहाँ ध्यान दीजिए, x के अलावा के भी है, तो के को भी लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1/2 = क्या आ गया बच्चों, डज नॉट इक्वल टू k/7 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k 2k डज नॉट इक्वल टू 2/7 और k = बच्चों हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/7। तो k की जो वैल्यू आ गई डज नॉट इक्वल टू 1/7 आ गए। तो इस प्रकार से कोई कंडीशन देगा तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते ए हमको लगाना पड़ेगा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और उसी में निकाल कर वैल्यू रख देंगे। इसीलिए तो बताया है ना, इसीलिए तो बताया है कि नो सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के और क्वेश्चन देखते हैं, क्या और टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दे दे आपको लगाने के लिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है x + y = 14, x - y = 4। ये ध्यान रखिए कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें वो कंडीशन ये नहीं रख सकता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके हल क्या होंगे,
एलिमिनेशन मेथड से हल क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल क्या होंगे, ये ऑप्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऑप्शन सोल्यूशन में है कि आप किस मेथड सोल्यूशन कर रहे हो। ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको, जो आपको इजी मेथड आए उससे सॉल्व करना आप। और इसमें एक्स वाई की वैल्यू हमको सॉल्व करके बताओ, पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सही है, वैल्यू दिया रहेगा एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, फिर एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, किस पर आपको टिक लगाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल इजी होता है, देखिए प्लस माइनस है, देखिए बिल्कुल आसान हो गया। ये 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, एक्स की वैल्यू आ गई 9। ध्यान दीजिए कि अगर प्लस माइनस है, यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ 1 है, तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। जिसको काटना है, जिसको एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अगर सेम साइन है तो माइनस हम करेंगे, अगर प्लस माइनस है, अपोजिट साइन है, तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में या 2 में एक्स की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी, चाहे जिसमें रखो आप, मैं 1 में रख रहा हूँ, आप 2 में रख के देख लो। वाई इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई y। तो ऑप्शन में 1 में दिया रहे या 2 में दिया रहे, तो ऐसे आपको जहाँ दिखे कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, जहाँ दिए बिल्कुल उसको टिक लगाइए, या अगर पेंट करने के लिए दिया है, गोला दिया है, तो उसको गोला लगाइए आप, ठीक है। जो भी आपका एग्ज़ाम का रूल बताया गया है आपको वैसा करिए आप। तो बच्चों इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम में तो यही आ सकता है, और एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए देगा, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें जो मेन प्रॉब्लम है कि के की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालना, वो समस्याएं ढेर सारी आती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये दिया है, आइए देख लेते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर इतना आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by = 3a + b - 2। ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए या मेनी सोल्यूशन के लिए इसके क्या मान होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि चूँकि हम जानते हैं कि फॉर मेनी सोल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो चलिए रखते हैं इसमें वैल्यू 2/a - b और इक्वल टू 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2। ये देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसका कंपेरिजन लास्ट वाले से करेंगे इससे, और फिर इसका कंपेरिजन इसी से करेंगे। तो 2 क्या होगा a - b इक्वल टू हो जाएगा 7/3a + b - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6a + 2b - 4 इक्वल टू 7a - 7b। तो a को 1 पास करिए, b को 1 पास करिए, तो 6a में से 7a माइनस हो जाएगा, तो -a, 7b 2b, तो a माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 9b हो जाएगा, और 4 को उधर भेज दीजिए तो +4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 अब निकालेंगे हम इससे इसे कंपेयर करके। तो a + b इक्वल टू हो जाएगा 7/3a + b - 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a, 3 3 जा 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b। अब देखिए a को एक तरफ करिए, 9a - 7a 2a हो जाएगा, और a माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4b = 6। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 कॉमन भी है,
तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेकर इसको 6 को काट दीजिए तो a माइनस 2b इक्वल टू आ गया 3। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। और ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया और बच्चों ये हो जाएगा 7b इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 7 7 कट गया, b इक्वल टू 1 आ गया। अब b की वैल्यू क्वेश्चन 1 या 2 में रख देंगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कभी कभी k की वैल्यू पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के तो आएगा ही आएगा, तो इस बार थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं बच्चों आगे हम, और हम आपसे बात करते हैं अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की। चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं। आइए बच्चों अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम बात करते हैं। बच्चों ट्रायंगल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हम कैसे जाने कि सिमिलर है, कैसे जाने कि सिमिलर नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए हम आपको बताए थे कि करिस्पॉन्डिंग साइड और करिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। मतलब कि करिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और करिस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और दूसरी बात कि या अगर 2 ही एंगल आपस में मिल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में मिल रहे हैं, फिर भी वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। या तो 2 एंगल एक साइड मिल जाए या एंगल 3 एंगल मिल जाए, फिर भी वो सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी का जो कंडीशन है वो जो है आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद पेज नंबर 136 पर, पेज नंबर 136 पर एक क्वेश्चन है, वो है एग्जाम्पल नंबर 7। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आ सकता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। और ट्रायंगल में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बीपीटी है। बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का बच्चों मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ABC है और तीसरी लाइन इसके पैरेलल है D, मान लीजिए D इज पैरेलल टू BC। D जो है बच्चों BC के पैरेलल है। अगर D BC के पैरेलल है या इसके पैरेलल है तो जो AD अपॉन DB मतलब जो साइड का रेशियो होगा, जब अगर AD ले रहे हैं तो DB, यही चीज़ यहाँ भी लेंगे, इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका जो रेशियो है वो सेम होगा, बराबर होगा। अगर आपकी इच्छा ऐसा हुई कि नहीं सर हम ऐसा लेंगे, AB लेंगे बटे AC लेंगे, AB अपॉन AD लेंगे, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, टोटल साइड लेंगे AC अपॉन AE लेंगे। अब इसमें देखिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, इसमें चारों में 3 दिया रहेगा, चौथे को हम बीपीटी से निकाल कर दिखा देंगे आपको। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगाएंगे और जो ऑप्शन देगा उसको बिल्कुल भली भांति आप लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ बीपीटी से रिलेटेड, 6.2 में दिया है। हाँ ये दिया है बच्चों, जैसे ये दिया है, इसमें ये दिया है कि इसकी वैल्यू 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर, और इसका 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है 1.5 और BD की वैल्यू क्या है 3 है, इसका 1 है, इसका x है। तो इसका 1.5 का 2 जा वो 3 होता है, तो 1.2 इक्वल टू हो गया 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जो है बीपीटी थ्योरम लगाकर कोई भी वैल्यू जो साइड की नहीं दिया है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें और प्रूफ करने के लिए तो कुछ आएगा नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि ऑप्शनल एग्ज़ाम है। और ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी हैं इसमें आप देख लीजिए, जैसे 144 पेज पर है, 144 पेज पर मतलब 6.4 का क्वेश्चन नंबर
8 और 9 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इससे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बिल्कुल बता दे रहे हैं हम। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल यहाँ दिया है ABC और मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है PQR, और बच्चों ये कह रहा है कि दोनों सिमिलर है, ये कह रहा है कि ये दोनों सिमिलर है, तो ट्रायंगल ABC अपान ट्रायंगल PQR, इनका जो एरिया का स्क्वायर है, एरिया का जो स्क्वायर है वो इनके किसी करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो। कोई साइड आप ले लो, जैसे मैं ले लिया BA अपान PQ, ये ले लिया, इसके बराबर होगा। आपकी इच्छा है वो साइड ले लो, AC अपान PR ले लिया आपने। आपकी इच्छा है BC ले लो, तो BC के साथ हम QR लेंगे, करिस्पॉन्डिंग साइड लेना है मुझे। तो ये फार्मूला पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये फार्मूला बिल्कुल आप याद रख लीजिए, जो है थोड़ा सा मैं और देख ले रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि यहाँ स्क्वायर होगा। इसके स्क्वायर, इनका जो एरिया का स्क्वायर होता है, इनके जो करिस्पॉन्डिंग साइड होती हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, हम जो बताते हैं आपको। अब हम बताते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी जो है अक्सर उसी पर आपसे पूछ लेता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला आपको जानना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट D इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप यही एक ऐसा फार्मूला है जिस पर पूरा चैप्टर जो है बना हुआ है, और इस पर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्सर। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो मिड पॉइंट फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ये है कि कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो मिड पॉइंट मतलब मध्य की बात जब आ जाए तो यही फार्मूला आपको लगाना है। इसके बाद तीसरी बात है बच्चों कि सेंट्रॉयड फार्मूला। सेंट्रॉयड मान लीजिए कि अगर ये कोई ट्रायंगल दिया है, A की वैल्यू दिया है x1, y1 और B की वैल्यू दिया है बच्चों कि x2, y2 और C की जो वैल्यू दिया है x3, y3। तो आपको ये सेंट्रॉयड निकालना है, सेंटर का जो पॉइंट G है इसको निकालना है। तो इसके लिए जो G का फार्मूला होता है वही होता है बच्चों कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है आपको। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन और आता है इस पर, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपको जो है एक्सटर्नल पॉइंट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब सेक्शन फार्मूले में माइनस वाला फार्मूला आपको नहीं लगाना है, केवल प्लस वाला फार्मूला आएगा। याद दोनों कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि सेक्शन फार्मूले में कि x इक्वल टू x1, अगर m1 m2 के कोई लाइन है
ए और बी इसका है x1 y1 और ये दिया है x2 y2 और ये यहाँ मान जो पॉइंट है कैपिटल S कैपिटल Y और ये रेशियो जो है देखिए छोटा है बड़ा है, ये m1 और m2 के रेशियो में अगर बांटा गया है तो इसका जो फार्मूला होगा P ऑफ x कैपिटल S कैपिटल Y का x1 m2 प्लस m2 x1 x2 m1 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y का जो फार्मूला होगा y2 m1 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आप x1 इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हैं, वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल जो है ये सेक्शन फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन आपको आएंगे। और जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूरा बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद 7.2 में आपको जो है क्वेश्चन 7.2 में बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बिल्कुल आपको देखना है। अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल 10 तक आपको अच्छे से देखने हैं। तो 7.2 में बस इतने आएंगे, 7.3 नहीं आएगा। और अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आइए बच्चों हम चलते हैं, बात करते हैं 8.1। 8.1 मीन्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये है कि पहले हमको ये जानना है कि अगर जैसे मान लीजिए बी है 90 डिग्री है और ये है और सी है, अगर हमको ये निकालना हुआ, ये थीटा है मान लीजिए और ये मान लीजिए फाई है, कुछ भी है, एंगल दिया है अलग अलग, तो अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री के सामने एंगल देखते हैं और इसके बाद जो एंगल होता है, जिस एंगल को हम देते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, और बाकी ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब AC। परपेंडिकुलर क्या है? BC है, BC अपान AC। अगर मान लीजिए हमको साइन फाई लेना हो तो साइन फाई अगर ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर मानेंगे, बाकी जो बचा हो बेस और ये हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा AB अपान AC हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं इसमें जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8.2 की बात करते हैं। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अच्छे क्वेश्चन है, इनको हम काट ही नहीं सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर मैं 2 बताया हूँ उसमें कई क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये सब अच्छे हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसको इग्नोर ना करिएगा आप लोग। 8.3 में अगर क्वेश्चन आ भी सकता है तो 8.3 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 3 है, 4 है और 5 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 4 5। और इसके बाद 7 है। 8.4 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं आएंगे, आपको घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो लंबा है लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अधिक लंबे नहीं आएंगे। और 5 का जो 5 है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम अगले लेसन की बात करते हैं। बच्चों एक बात और है इस चैप्टर में कि ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालना है तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर आपको कास की वैल्यू निकालनी है तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड आपको टिक लगाने के लिए आएगा। इसके बाद चौथा फार्मूला है कि कास टू थीटा। कास टू थीटा का फार्मूला होता है बच्चों कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कास टू थीटा का और फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर को, मान लीजिए कि मैं कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस साइन 2 साइन हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास टू थीटा का एक फार्मूला और होता है बच्चों कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला होता है। और साइन टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो ये फार्मूला बिल्कुल जो है आपको लर्न करके रखना है अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए हम बात करते हैं। पहले इसको समझा दे रहे हैं है क्या ये बच्चों। अगर यहाँ से इसे हम कहते हैं इस भाग को, यहाँ थीटा दिया रहेगा तो OAB, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इस भाग को कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और इस भाग को, ऊपर वाले भाग को कहते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया को ये लिख दिया, ये होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तुरंत ये फार्मूला आपको लगाना है। इसमें थीटा और आर मालूम होना चाहिए बस। इसके बाद एरिया ऑफ अगर पूछ लिया सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है बच्चों, यहाँ किसी कार्ड द्वारा, सर्किल किसी कार्ड द्वारा अगर ये भाग अलग हो रहा है सर्किल का तो एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है, यही फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है बस। तो एरिया ऑफ सेगमेंट है। अगर हमको ये माइनर सेगमेंट का फार्मूला है, अगर मेजर सेगमेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो मेजर सेगमेंट पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, उसमें से इतना माइनर को घटा देंगे तो मेजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए बताते हैं आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट है। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर
12.2 में बात करते हैं। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आ जाइए, अब हम अगले एक्सरसाइज में चलते हैं 12.3 में। 12.3 इसमें एक क्वेश्चन और है कि अगर एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब कि एरिया, इसका लेंथ ऑफ सेक्टर अगर पूछे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेंथ ऑफ सेक्टर, अगर लेंथ ऑफ सेक्टर पूछे बच्चों तो θ/360 आप लगा दीजिएगा 2πr, नहीं 2πr नहीं, πr, लेंथ ऑफ सेक्टर। बच्चों लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर θ/360 2πr होता है। इसको ध्यान में रखना है, कभी टिक लगाने के लिए पूछ लेता है। चलिए 12.3 की बात करते हैं। 12.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो लंबा हो जाएगा, 6 नहीं दे सकता हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15, ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। आइए बच्चों, अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर इसका। प्रोबेबिलिटी में जो फार्मूला है वो है PE + P' E = 1। मतलब कि फेवरेबल इवेंट और नॉन फेवरेबल इवेंट, घटित घटना और घटना न घटित हो, उन दोनों का जो सम होता है 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन लगाते समय इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, या 1 आएगा। तो अगर P की वैल्यू दिया रहे, P' पूछे तो उसको उधर भेज दीजिए, तो P' = हो जाएगा 1 - P ऑफ E। या अगर P पूछ रहा है तो उसको उधर भेज दीजिए, तो 1 - P ऑफ E। तो घटित घटना और ना घटित घटना, फेवरेबल इवेंट और नॉट फेवरेबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी का जो मेन फार्मूला है बच्चों ये है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसी पर फार्मूले सब सारे क्वेश्चन इसी पर आएंगे क्लास 10th के। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, घटित घटना बटे कुल घटना। और इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जो प्लेइंग कार्ड से आएंगे। प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि फेस कार्ड कितने हैं। तो फेस कार्ड की संख्या जो होती है बच्चों, फेस कार्ड में जिसमें चित्र छपे होते हैं वो होता है किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। 3 ही होते हैं फेस कार्ड। और टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। और ऑनर्ड कार्ड जो होते हैं
बच्चों, वो अनअर्ड कार्ड में एस भी आ जाता है, एस होता है, किंग होता है और क्यून होती है और जैक होता है, 4 हो जाते हैं। तो टोटल जो अनअर्ड कार्ड हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएगा 16 कार्ड। तो इसको ध्यान में रखना है, फेस कार्ड और 16 अनअर्ड कार्ड में क्या अंतर है, नहीं तो यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और हम सिक्के को जब फेंकते हैं जानते हैं हेड और टेल आता ही है, ठीक है। और सिक्कों को फेंकते समय हमको ध्यान में रखना है कि कितने हेड और कितने टेल आ रहे हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसके बाद वो पूछेगा हमसे डाइस के बारे में। डाइस के बारे में, कितना डाइस में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। इसमें पूछ लिया इवन नंबर क्या है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो 3/6, क्योंकि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, तो 1/2। 8 नंबर का पूछ सकता है, प्राइम नंबर पूछ सकता है, कंपोजिट नंबर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल हमको डट के आंसर देना है, बिल्कुल। तो इसमें आइए बता दें आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 15.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 15.1 में, ये 15.1 में क्वेश्चन नंबर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 है, 17 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप नोट कर लें क्योंकि 17 भी ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर विशेष ध्यान रखना है आपको। 20 क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल, अ गेम कंसिस्ट ₹3 कॉइन्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, अच्छा है कि क्वेश्चन नंबर 23। और बिल्कुल जो है बच्चों ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सारे चैप्टर, ये जितना चैप्टर मैंने बताया सबका मैं वीडियो बनाया हूँ। बिल्कुल आप वीडियो में जो है एवरी क्वेश्चन का सलूशन आप देख सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल लगा कर जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ कि प्रैक्टिस सीट को, जो मॉडल पेपर है, उसको घड़ी लेकर बैठिए और 90 मिनट में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिए। क्योंकि बार बार अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको लगेगा नहीं कि हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सीट पर विशेष आपको ध्यान देना है। और मेरे वीडियो को बिल्कुल आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़े, मैं इनकरेज्ड हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।